केमिकल काइनेटिक्स है ये, और जो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग के पास है इसे हम लोग रासायनिक बलगति कहते हैं। रासायनिक बलगति हम लोग इसे कहते हैं। तो ये नई चैप्टर है, इससे पहले सॉलिड स्टेट मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो आप लोगों को पीछे रह गया है ना, कुछ बच्चे नए भी हैं इसमें। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब आपको पढ़ाएंगे दोबारा से इसमें सब करा देंगे आपका पीछे का, ठीक है। तो यहीं से आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, ये नया चैप्टर एकदम। देखिए बलगति क्या होता है, रासायनिक बलगति हम लोग इसे कहते हैं। जो काइनेटिक्स टर्म का मीन्स है कि बलगति रासायनिक बलगति हम लोग इसे कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले सबसे पहले बात आपसे होने वाली है। देखिए एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फैक्टर्स। और ये जो फिजिकल फैक्टर टर्म होता है, इस फिजिकल फैक्टर टर्म को हम लोग बोलते हैं भौतिक कारक। तो आप लोग इसे हिंदी में ध्यान रखेंगे, फिजिकल फैक्टर का बोलते हैं भौतिक कारक, हम लोग इसे कहते हैं। और देखिए हमारा साइंस का जो बुक है केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, इसमें जो भौतिक कारक हैं वो 3 तरह के हैं। इसमें जो भौतिक कारक हैं वो 3 तरह के हैं। कौन कौन से भौतिक कारक हैं? एक तो होता है टेम्परेचर, ताप, एक होता है प्रेशर, दाब, और एक होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता से। तो 3 भौतिक कारक हम लोग पढ़ेंगे। एक तो प्रेशर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। एक टेम्परेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ताप कहते हैं इसके लिए। और एक कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रता। अब सवाल है कि भौतिक कारक क्यों कहलाते हैं? देखिए भाई, हम लोगों ने भौतिक कारक इसलिए बोलते हैं कि जब भी कभी कोई रासायनिक क्रिया हो रही होती है तो ताप को आप बाहर से घटा भी सकते हैं और ताप को आप बाहर से बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे ही दाब को भी आप क्या कर सकते हैं? दाब को बढ़ा भी सकते हैं और दाब को घटा भी सकते हैं। ऐसी जो मात्रा होती है उसे हम लोग कम भी कर सकते हैं रासायनिक क्रिया में, और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो कौन से कारक भौतिक कारक हैं? वो कारक भौतिक कारक हैं जिन्हें किसी भी रासायनिक क्रिया के ऊपर बाह्य रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जब भी कोई रासायनिक क्रिया होगी तो रासायनिक क्रिया के ऊपर हम लोग भौतिक कारकों को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं, मैंने आपको समझा दिया है। तो हमारे पास 3 फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। एक तो हमारे पास फिजिकल फैक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर होता है, एक प्रेशर होता है और एक कंसंट्रेशन होता है। पी को हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर बोलते हैं भाई, पी को हम लोग यहाँ पर प्रेशर बोलते हैं, और सी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता। सपोज कीजिएगा एक रासायनिक क्रिया मैंने आपको प्रोवाइड की है, आपके पास लिखा हुआ है N2 + 3H2, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन को मैंने मिलाया है। और जब एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन को मैंने मिलाया तो उन दोनों के मिलने से क्या बनता था? अमोनिया। क्या बनता था? अमोनिया इन दोनों के मिलने से बनता है 2NH3। मैंने आपसे कहा कि भाई इस रासायनिक क्रिया के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? ताप का परिवर्तित कर देते हैं। अब मैंने ताप परिवर्तित करने को बोला तो 2 बातें कर सकते हैं आप। एक बच्चे ने क्या काम किया? एक बच्चे ने इस रासायनिक क्रिया के ऊपर तापमान को बढ़ा दिया, दूसरे वाले ने क्या काम किया? दूसरे वाले ने तापमान को घटा दिया। मैंने फिर सेकेंडरी ऑप्शन आपको दिया। मैंने कहा आपसे कि इस रासायनिक क्रिया के ऊपर दाब को हम लोग परिवर्तित करते हैं। अब दाब परिवर्तित करने को बोला, कम या ज्यादा करने को तो बोला नहीं। क्या कर सकते हैं? दोनों विकल्प आपके पास है, या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तीसरा मैंने मात्रा परिवर्तित करने को बोला, सांद्रता परिवर्तित करने को बोला, तो आपने बताया सर बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं। तो जो भौतिक कारक हमारे पास है, अगर उन भौतिक कारकों के लिए
किसी भी रासायनिक क्रिया के ऊपर परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा तो उसमें आपके पास दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प क्या होगा बताइए? आप भौतिक कारकों को बढ़ा सकते हैं, यानी ताप को बढ़ा सकते हैं, दाब को बढ़ा सकते हैं, मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और सेकेंडरी ऑप्शन हम आपको बताते हैं कि आप भौतिक कारकों के परिवर्तन को घटा भी सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर किसी भी रासायनिक क्रिया के ऊपर भौतिक कारकों का परिवर्तन किया जाएगा, किसी भी रासायनिक क्रिया के ऊपर भौतिक कारकों का परिवर्तन किया जाएगा, तो भौतिक कारकों का परिवर्तन जब होगा तो इस परिवर्तन से इस रासायनिक क्रिया के ऊपर भाई कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर आएगा। अब क्या क्या प्रभाव आ सकता है, सवाल यह है। भाई हो सकता है कि इस रासायनिक क्रिया का वेग बढ़ जाए, और यह भी पॉसिबल है कि इस रासायनिक क्रिया का वेग घट जाए। तो एक बात हम लोग को समझ में आ जानी चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही बात करने वाले हैं, रासायनिक क्रिया के ऊपर भौतिक कारकों का हम लोग परिवर्तन किया करेंगे। और जब रासायनिक क्रिया के ऊपर हम लोग भौतिक कारकों का परिवर्तन करेंगे तो भौतिक कारकों का परिवर्तन करने के बाद उस रासायनिक क्रिया के वेग में परिवर्तन जरूर होगा। वेग को क्या कहते हैं? रेट। रेट मीन्स होता है दर, दर मीन्स होता है वेग। सर आपसे दर कहें, वेग कहें, रेट कहें, सबका मतलब क्या है? वेग से ही है। तो यहां पर क्या होगा, जब भी किसी रासायनिक क्रिया के ऊपर भौतिक कारकों का परिवर्तन किया जाएगा तो बताइए भौतिक कारकों के परिवर्तन से रासायनिक क्रिया पर क्या फर्क पड़ेगा? उसका वेग घट भी सकता है और उसका वेग बढ़ भी सकता है। अगर आपने किसी रासायनिक क्रिया के ऊपर भौतिक कारकों का परिवर्तन किया और भौतिक कारकों का परिवर्तन करने के बाद आपकी रासायनिक क्रिया का वेग या रेट चेंज हो गया, तो मैंने आपसे पूछा कि इसे आप कहां पर पढ़ने वाले हैं? साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें वेग परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा? तो आपने बताया सर साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें वेग परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो मेरी बात समझ में सब लोगों को आ गई होगी। क्या पढ़ाने वाले हम लोग इसमें? आपको वेग परिवर्तन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। रासायनिक क्रियाओं का जो वेग होता है उस वेग परिवर्तन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत से सर हम लोगों को मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल होता है हम लोगों का, उसमें सर हमसे पूछते हैं भाई रासायनिक बलगतकी क्या होती है? रासायनिक बलगतकी क्या होती है? तो बच्चे कहते हैं काइनेटिक्स। सर ने पूछा काइनेटिक्स क्या होती है? क्या बलगतकी होती है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी का तो अंग्रेजी बता रहे हैं, अंग्रेजी का हिंदी बता रहे हैं। बट सर ने पूछा है व्हाट इज काइनेटिक्स? काइनेटिक्स क्या है? तो आपको बताना है फिजिकल केमिस्ट्री की, भौतिक रसायन की ऐसी शाखा, भौतिक रसायन की ऐसी शाखा जिसमें भौतिक परिवर्तनों के, भौतिक कारकों के परिवर्तनों के बाद रासायनिक क्रिया के वेग में होने वाले परिवर्तन को स्टडी किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अब सारी बात नहीं करनी है इतनी। कोई पूछता काइनेटिक्स क्या होता है तो आपको बताना है द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट कैन बी यूज्ड स्टडी फॉर द रेट चेंज आफ्टर फिजिकल फैक्टर चेंज ऑन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक क्रिया के वेग परिवर्तन को पढ़ा जाता है, रासायनिक क्रिया के वेग परिवर्तन को पढ़ा जाता है। कब? जब उसके ऊपर भौतिक कारकों को परिवर्तित कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो क्या काइनेटिक्स? सीधी बात भी कह सकते हैं सर से, कह सकते हैं फिजिकल फैक्टर चेंज के बाद जो भी रेट चेंज होगा, फिजिकल फैक्टर चेंज के बाद जो भी रेट चेंज होगा उसको स्टडी करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए साइंस के जिस ब्रांच को स्टडी किया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक्स बोलेंगे। कुछ नहीं कहेंगे तो ये तो कह ही देंगे वेग परिवर्तन जहां पढ़ा जाता है वही बलगतकी कहलाता है। तो हो जाएगा ना? आगे बढ़े। देखिए जो काइनेटिक्स हमारे पास है, और हम लोग इस काइनेटिक्स को बेस मानेंगे,
जो काइनेटिक्स हमारे पास है, इस काइनेटिक्स को अगर हम लोग बेस मानेंगे तो जो हमारे पास रासायनिक क्रिया है वो 3 तरह से हो सकते हैं। जो हमारे पास रासायनिक क्रिया है वो 3 तरह से हो सकती है। कैसे कैसे हो सकते हैं भाई? एक तो हमारे पास होती है भाई देखो आयनिक रिएक्शन, हिंदी में टर्म है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट। देखो दूसरी भाई हो सकती है वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद क्रियाएं। और तीसरा जो हमारे पास हो सकता है वो हो सकता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। हिंदी में टर्म है आणविक अपक्रियाएं। क्या है? आणविक अपक्रियाएं, ये टर्म है। देखिए आपको बताना क्या है, आपको बताना यह है रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो रासायनिक क्रिया है वो रासायनिक क्रिया को हम लोग 3 हिस्सों में स्टडी करने वाले हैं। एक तो आयनिक रिएक्शन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, एक हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन में स्टडी करने वाले हैं, एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखिए आयनिक शब्द तो जो है अंग्रेजी हिंदी में एक ही है भाई, तो इन्हें तो आयनिक क्रिया कहते हैं हम लोग। और जो वेरी स्लो का मतलब जानते हैं आप लोग, इतना तो अतिमंद कहते हैं, इसके लिए क्या कहते हैं? स्लो मीन्स धीमा, वेरी मीन्स बहुत कम। तो जो बहुत धीमा होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वेरी स्लो बोलने वाले हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर शब्द का हिंदी अर्थ होता है आणविक। क्या होता है? तो कितना तरह का रिएक्शन है आपके पास भाई? कौन कौन सा है? आयनिक, वेरी स्लो और मॉलिक्यूलर। आयनिक का मतलब आयनिक से ही होता है, वेरी स्लो का मतलब अतिमंद से होता है, और मॉलिक्यूलर का मतलब किससे होता है? आणविक से होता है। आयनिक क्या है समझिए आप पहले। ये हमारे पास NaOH है, इसमें Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव होता है। और आपने क्या काम किया इसके अंदर? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को ऐड किया। जैसे ही H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये वाला जो H आयन है ना वो इसके नेगेटिव वाले से मिल जाएगा, और ये वाला जो Na आयन है वो किससे मिल जाएगा? Cl आयन से। अगर किसी रासायनिक क्रिया में क्या होता है, आयंस आपस में मिलते हैं। अब किसी भी रासायनिक क्रिया में क्या होता है, आयंस आपस में मिलते हैं। तो आयंस के मिलने से जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं या जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलने वाले हैं? आयनिक रिएक्शन। अब देखिए क्या होता है, इनमें कोई बॉन्ड तो बनता नहीं है, बंध नहीं बनता है इनके बीच में। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है केवल। ये वाला पॉजिटिव आयन इसको अट्रैक्शन करता है, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव आयन इसको अट्रैक्शन करता है। तो क्या हो जाएगा इससे? NaCl बन जाएगा और H2 वो बन जाएगा। आयनों का अट्रैक्शन बहुत फास्ट होता है। कितना फास्ट होता है? कंपाउंड्स को आप लोग आपस में ऐड करेंगे, और जैसे ही कंपाउंड्स को हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो कंपाउंड को आपस में ऐड करने के बाद क्या होगा? वो इतनी तेजी से रिएक्शन करेंगे कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा। सर पूछें क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो आपको बताना है सर, अगर आयनिक यौगिकों को आपस में मिलाया जाएगा, अगर आयनिक यौगिकों को आपस में मिलाया जाएगा तो आयनिक यौगिकों को आपस में मिलाने के बाद जो रासायनिक क्रियाएं होंगी वो सारी रासायनिक क्रिया कैसी होंगी? आयनिक क्रियाएं होंगी। और सर को बताना है जितनी भी आयनिक रिएक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे आयनिक रिएक्शन क्या होते हैं? बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। तो आयनिक क्रियाएं बहुत ज्यादा फास्ट होती है, और जो रासायनिक क्रियाएं बहुत ज्यादा फास्ट होती है उनका वेग या उनका रेट हम लोग कभी भी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सर पूछेंगे आयनिक क्रिया का वेग क्यों नहीं नाप सकते हैं? तो आपको बताना सर ये बहुत फास्ट होती है। एक्चुअल में होता क्या है, आयनों का इंटरचेंज होता है एक दूसरे के साथ, अट्रैक्शन की वजह से, आकर्षण की वजह से। तो ये बहुत तेज गति से होता है, हमारा पलक भी नहीं झपक पाएगा तब तक आपका रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में पता ही नहीं पड़ेगा क्या इसमें कितना टाइम लगा। सर पूछेंगे इसके बारे में क्या राय है भाई आपकी? अतमंद है। अतमंद का क्या मीन्स होता है?
जैसे मैंने क्या काम किया आपको बताया भाई, ये हाइड्रोजन हमारे पास है, ये ऑक्सीजन हमारे पास है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपस में मिला के रख देंगे आप लोग तो H2O बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपस में मिला के रख देते हैं और हम लोग H2 बनाना चाहते हैं तो इससे जो H2 बनाने का प्रोसेस है ना, इससे जो H2 बनाने का प्रोसेस है इसमें लगभग आपको 20 ईयर्स लग जाएंगे। अगर हाइड्रोजन समान ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया कर जाता, अगर हाइड्रोजन समान परिस्थितियों में ऑक्सीजन से क्रिया कर जाता तो क्या होता, जो हमारा आसमान है इसके अंदर तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और अगर ये आपस में क्रिया करता है तो पानी गिरता ही रहता है, सब बारिश बंदी नहीं होती कभी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समान परिस्थितियों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं होते हैं। अगर ये मिला के भी रख देंगे तो लगभग 20 साल का समय लगेगा आपके लिए, तो बैठे रहोगे 20 साल तक, खाना भी खाओगे, कहीं और भी जाओगे, पेशाब भी जाओगे, नौकरी भी करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ना भाई। ऐसा नहीं कि इंतजार कर रहे हैं इसका कि ये कब पूरी होगी, मैं जब कैसा रेट नापूंगा, इसका रेट भी हम लोग नहीं नाप पाएंगे ना। अब दूसरा हमने पढ़ा था, मैंने एक चीज पढ़ाई थी, कोरोजन, याद है? क्या कहते थे कोरोजन को? क्या कहते थे हिंदी में? जंग लगना। ये भी रासायनिक क्रिया है। अब आपने मकान में लोहा लगा दिया भाई, तो क्या होता है, कभी कभी लोहा लगाने के 2 दिन बाद जब आप मकान पर वापस जाते हैं तो उसमें ब्राउन कलर का रस्ट आ जाता है, और कभी कभी 1 महीने भी नहीं आता है, कभी कभी 1 साल नहीं आता है। तो जंग लगने का टाइम भी कोई निर्धारित नहीं है। तो कैसा रिएक्शन है जंग लगना? जंग लगना भी वेरी स्लो रिएक्शन ही है। तो वेरी स्लो रिएक्शंस की क्या पहचान हो गई भाई? ऐसे रिएक्शंस जो बहुत ज्यादा समय में पूर्ण होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो बहुत ज्यादा समय में पूर्ण होते हैं, कई दिनों में पूर्ण हो सकते हैं, कई महीनों में पूर्ण हो सकते हैं, कई साल में पूर्ण हो सकते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिनकी पूर्ण होने की समय लिमिट जो होती है बहुत ज्यादा होती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी स्लो। तो जो बहुत तेजी से पूर्ण हो जाएंगे तो कौन से होंगे? आयनिक होंगे। और जो पूर्ण बहुत धीमी गति से होंगे कैसे होंगे? वेरी स्लो। तो देखो, ना तो हम लोग आयनिक का वेग निकाल सकते हैं और ना ही हम लोग वेरी स्लो का वेग निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कौन से का निकाल सकते हैं? अब तो मॉलिक्यूलर का वेग निकाल सकते हैं। और क्यों निकाल सकते हैं हम आपको बताते हैं। आवाज आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, पास में बात बताते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है CH3 CH2OH। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C2H5OH, इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। इसमें मैंने क्या मिलाया है? इसमें मैंने PCl5 मिला दिया है। PCl5 को मैंने अलग कर दिया है। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। इसको मिलाया मैंने इसमें। देखो, जैसे हम लोग इसको मिलाएंगे तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसका ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसका ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसका ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसके साथ ये नया बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ ये नया बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ क्या होगा? ये नया बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा इसमें बन जाएगा HCl, POCl3 और C2H5Cl। तो हमने क्या काम किया है? हमने अणुओं को मिलाया आपस में, और जब हमने अणुओं को आपस में मिलाया तो क्या हुआ भाई? अणुओं को जब आपस में मिलाया तो उसके जो पुराने बंध थे वो टूट गए, और पुराने बंध टूटने के बाद क्या हुआ है? कुछ जगह पर नए बंध आ गए। कहां आ गए नए बंध? देखो, इसके बीच में नया बंध आ गया, इनके बीच में नया बंध आ गया, इनके बीच में आ गया। तो क्या होता है, जब हम लोग कभी अणुओं को आपस में मिलाते हैं ना, तो अणुओं को आपस में मिलाने के बाद क्या होता है? उनके बॉन्ड टूटते हैं पहले,
और बॉन्ड टूटने के बाद क्या होता है, फिर दोबारा से नए बंध बनते हैं। अगर कहीं पर बंध टूटते हैं और बंध टूटने के बाद दोबारा से नए बंध बनते हैं तो साइंस में क्या कहते हैं, इसे साइंस में हम लोग कहते हैं बॉन्ड रीअरेंजमेंट प्रोसेस। बॉन्ड रीअरेंजमेंट प्रोसेस कहते हैं, बंध पुनर्विन्यास प्रक्रिया कहते हैं, बंध पुनर्विन्यास प्रक्रिया हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ समय लग जाता है और जो इसमें समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। इसके लिए इनका वेग नाप सकते हैं आप लोग, इनका वेग जब आप नाप सकते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जब नापते हैं तो ध्यान रखेंगे। सर पूछेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स होता है, तो आप बताएंगे पॉलीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, पॉलीमीटर इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे हम लोग रासायनिक क्रिया का वेग निकाल सकते हैं। हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं ध्रुवमापी। क्या कहते हैं, ध्रुवमापी हम लोग कहते हैं। तो देखो ये जनरल बात है, इस चैप्टर की शुरुआत हुई है। इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहला सवाल मैंने आपको बता दिया है कि बलगति क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया है कि सर ने आपको बता दिया भाई, जब भी कभी रेट चेंज को स्टडी किया जाएगा तो क्या कहेंगे उसे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स, कौन कौन से, आयनिक और वेरी स्लो और मॉलिक्यूलर। सर पूछेंगे कौन सी रासायनिक क्रिया बहुत तेज गति से होती है, कौन सी बहुत धीमी होती है, कौन सी औसत होती है। सर पूछेंगे आपसे औसत रासायनिक क्रियाओं का वेग हम लोगों को निकालना है, किस उपकरण से निकाल सकते हैं हम लोग, पॉलीमीटर से निकाल सकते हैं, ध्रुवमापी से हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आगे बढ़ा हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे इसमें आगे, यह है रेट ऑफ रिएक्शन। हिंदी में शब्द है अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया यहां से काम की बात स्टार्ट हुई है। ये टर्म आपको बहुत ध्यान सुनना है वहां से, और टेक्निकल चीजें भी शुरू हो जाएंगे। तो पहले आज आपसे यही बात करते हैं कि वेग क्या होता है। देखिए एक पदार्थ है ए और रासायनिक क्रिया में बेटे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है, एक पदार्थ है जो आपको मैंने प्रोवाइड किया है और ये किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उत्पाद में। किसमें बदल रहा है, उत्पाद। अभी मैंने क्या बताया, मैंने कहा ये 100 ग्राम आपको दिया, मैंने ध्यान सुनेगा मेरी बात पर। जब मैंने आपको दिया तुरंत ही आपने मुझसे पूछ लिया कि सर कितना बदला है प्रोडक्ट में। मैंने कुछ नहीं बदला अभी। यहां पर टाइम क्या है, 0। शुरू में पूछ बैठे आप लोग। मैंने आपसे कहा कि 5 मिनट के बाद पूछना होगा मुझसे। आपने मुझसे टाइम जो है 5 मिनट के बाद पूछा, तो मैंने आपसे कहा कि 10 ग्राम चेंज हो गया। कितना बदल गया, 10 ग्राम बदल गया ना। इधर कितना बचा फिर, 90 नहीं लिखेंगे, लेकिन 100 माइनस 10 क्या लिखेंगे, कभी 90 लिखेंगे इसे। 100 माइनस, अब फिर घूम के आए दोबारा से फील्ड में और आगे बढ़े, सर अब क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई फिर 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। मैंने कहा आपसे भाई 20 चेंज हो गया, कितना हो गया, 100 माइनस 80। आप फिर घूम के आए मेरे पास 25 मिनट के बाद।
तो मैंने पूछा आपसे भाई कितना चेंज हो गया, आपने पूछा भाई 35 हो गया भाई। तो 100 माइनस 35, और जब मेरे पास घूम के आए 50 मिनट के बाद, तो मैंने कहा 99.9% चेंज हो गया है। तो कितना बचा? 100 माइनस 9। ये क्या है? ये क्या है? ये मात्रा ही तो है। किसकी मात्रा है? उत्पाद की। किसकी मात्रा है? क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है? बदल रही है। पहले कितनी थी, अब कितनी है? अब कितनी है? अब कितनी है? अब कितनी है? किसके साथ बदल रही है? समय के साथ। बस तो ये बात करिए सर से। अगर कहीं पर समय के साथ सांद्रता बदल रही है, अगर कहीं पर विद द टाइम कंसंट्रेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर कहीं पर समय के साथ सांद्रता क्या हो रही है? तो क्या है वो? रेट ऑफ रिएक्शन है वो। आज के बाद कोई आपसे पूछेगा कि विक्रिया का वेग क्या होता है, तो आपको बताना है अगर समय के साथ सांद्रता क्या होती है? चेंज हो रही है। तो समय के साथ सांद्रता के चेंज होने का जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग। सर ने बताया कि भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन आपको हमें बता रहा है। तो भाई सांद्रता क्या है आपकी? मान लेते हैं हम लोग जो हमारी परिवर्तित सांद्रता वो क्या है? एक्स है। कितनी है? एक्स मान लेते हैं सबके लिए। भाई ये भी एक्स हो सकती है, ये भी एक्स हो सकती है। तो एक्स हो जाएगी परिवर्तित मात्रा, और समय क्या है आपका? टी। क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन टी। एक्स अपॉन टी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी ये आपको 11th में पढ़ाई गई थी थोड़ी सी, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं हम लोग इसका। तो सबसे पहला सवाल क्या हो गया हमारा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? कोई व्यक्ति हमसे पूछता रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो आपको बताना है अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में विद द टाइम का मीन्स समय के साथ, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में समय के साथ सांद्रता क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं उसे? अभिक्रिया का। सर ने पूछा और कुछ, तो आप बताएंगे परिवर्तित मात्रा और समय का अनुपात। किसी भी रासायनिक क्रिया में परिवर्तित मात्रा और समय का अनुपात क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। लेकिन एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, इससे भी अच्छा। ये 100 ग्राम है, अभी 0 चेंज हुआ है, टाइम 0 है। यहां पर चेंज हो गया है 99.9, टाइम 10 है। क्या हो जाएगा? 100 माइनस 99.9। क्या बताएंगे हम लोग? देखिए बहुत यूनिक डेफिनेशन आपको बताता हूं रेट ऑफ रिएक्शन की। बहुत बढ़िया टीचर जब कोई पूछेगा आपसे तो वही बताने वाले हैं। हम जैसे काम तो इससे चल जाएगा एक्स अपॉन टी वाले से ही। आप बताएंगे ये क्या है? ये है रिएक्टेंट, हिंदी में कहते हैं इसे हम लोग अभिकारक। और ये क्या है भाई? उत्पाद। क्या है? अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की उस मात्रा को, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की उस मात्रा को निर्देशित करता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की उस मात्रा को निर्देशित करता है जो कि टी टाइम में, टी टाइम में किसे बदलती है? उत्पाद बदलती है। अभिक्रिया का वेग
अभिकारक की उस मात्रा को, अभिकारक की उस मात्रा को निर्देशित करता है जो कि टी टाइम में या एकांक समय में किसे बदलती है, उत्पादन बदलती है। समझ आ गई बात? तो विद द टाइम और कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। या सबसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की उस मात्रा को निर्देशित करता है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की उस मात्रा को निर्देशित करता है जो कि एकांक समय में, एकांक समय में किसे बदलता है। पढ़ के बताओ आपको इस बात को, सेकंड वाले को। आप ऐसे खड़े हो किसी से, आप में से बताइए कोई, आपने वर्ड तो ठीक बताया। बोलना चाहिए क्लास के अंदर, नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की वजन मात्रा को निर्देशित करता है जो इस समय में उत्पाद में परिवर्तित होती है। ये आपको याद रहेगा, इससे आप कभी बोलेंगे नहीं, ये तो बहुत जनरल बात बता दी मैंने आपको। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स के उस अमाउंट्स को इंडिकेट करता है जो कि यूनिट टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के उस अमाउंट्स को इंडिकेट करता है, बताता है जो कि यूनिट टाइम में एकांक समय में किसे बदलता है। हिंदी में बात करेंगे बिल्कुल तो बता सकते हैं, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की उस मात्रा को बताता है जो कि इकाई समय में उत्पाद में बदलता है। समझ गए ना आप लोग? पक्का? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है समझ में आ गया? तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एक्स बटे टी, एक्स अपॉन टी होगा। तो ये यहां तक हम लोग समझ गए, आगे बात करते हैं आपसे। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन टी। लेकिन देखिए भाई, मात्रा तो जब रासायनिक क्रिया होती है तो बदलती रहती है, बदलती रहती है। क्या होता रहता है, जो हमारा अभिकारक है वो लगातार उत्पाद में परिवर्तित होता रहता है। होता क्या है, ध्यान से आप लोग, होता ये है जैसे ए है और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, 100 ग्राम हमने आपको प्रोवाइड किया था, विद टाइम क्या होता गया है, चेंज होता गया इसके अंदर। तो ये मात्रा लगातार बदल रही है ना, और मात्रा लगातार जब बदलेगी तो वेग भी लगातार क्या होगा, बदलेगा। तो फिर वेग बदलेगा तो फिर एक्स अपॉन टी लिखेंगे इसके लिए। फिर हम इसे लिखेंगे डिफरेंशिएट फॉर्म में, अवकलित रूप में लिखेंगे इसके लिए। अवकलित रूप में क्या होता है, सूक्ष्म मात्रा के लिए, सूक्ष्म मात्रा के लिए तो क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू dx अपॉन dx अपॉन। ये फॉर्मूला को दिमाग में बसा लीजिएगा, कम से कम आज के बाद तुम्हें 200 बार और पढ़ना है। हर बार पूछा करूंगा मैं आपसे, मैं बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, तो आप बोला करेंगे dx अपॉन dt। dx अपॉन dx क्या है, चेंज कंसंट्रेशन, और टाइम क्या है, t क्या है, टाइम है। इसमें क्या है, टाइम है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, हिंदी में अभिकारक है बेटे। और ये क्या भाई, उत्पाद है। देखिए रासायनिक क्रिया जो होती है ना, इनकी जो मात्रा होती है वो सदैव घटती है। समझिए, कोई पॉकेट से पैसे जा रहा है, 10,000 रुपए थे, कोई 500 लेगा, कोई 100 लेगा, तो बाद में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभिकारक की मात्रा रासायनिक क्रिया में क्या होती है, घटती है, और उत्पाद की जो मात्रा होती है रासायनिक क्रिया में बढ़ती है। इसलिए जब भी कभी मैं आपसे बोला करूंगा कि मुझे अभिकारक का वेग लगाना है, मैं बोला करूंगा आपसे रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ
रिएक्टेंट इक्वल टू ये आपका हो जाएगा माइनस dx अपॉन dt। अवकारक का वेग किसी भी रासायनिक क्रिया में ऑलवेज कैसा लगाना है? नेगेटिव ही लगाना है। कैसा लगाना है? नेगेटिव ही लगाना है। अगर हम लोग क्या करेंगे, उत्पाद का वेग लगाना, तो समझिए हम लोग क्या करेंगे, वो इसकी मात्रा बढ़ रही है तो इसका वेग भी क्या होता जाएगा? ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट इक्वल टू dx अपॉन dt कैसा हो जाएगा? प्लस। तो ये हमको पता होना चाहिए किसी भी रासायनिक क्रिया में जो वेग होता है अवकारक के लिए माइनस लगाया जाता है और उत्पाद के कैसे लगाया जाता है? प्लस लगाया जाता है। थोड़ा आगे बढ़े। देखिए ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी जो क्वांटिटी मैंने आपको प्रोवाइड की है वो 1 ग्राम है। ये 0 चेंज हुआ है और 0 जो चेंज हुआ है ये प्रारंभिक समय में चेंज हुआ है। प्रारंभिक समय में चेंज हुआ है। 30 समय के बाद इसकी क्वांटिटी एक्सचेंज हो गई है। यहां क्या रह जाएगा? ए माइनस एक्स। ये बात भी आपको 50 बार नोट करनी पड़ेगी आज के बाद। ध्यान रखना आप लोग कैसे करते हैं, समझिए। पहले क्वांटिटी क्या है उसका? ए है, तो ये पहला जो क्वांटिटी ए है हमारे पास, 0 चेंज हुआ, एक्स चेंज हुआ तो क्या होगा? ए माइनस एक्स। अब किसी भी रासायनिक क्रिया का वेग किस बात पर डिपेंड करता है? किसी भी रासायनिक क्रिया का वेग डिपेंड करता है सांद्रता के ऊपर, इसके ऊपर। और ये मात्रा ज्यादा है तो वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। ये मात्रा कम है तो वेग क्या होगा? कम होगा। कैसे लिखेंगे हम लोग इसे साइंस में? इसे साइंस में लिखेंगे dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल c का मतलब कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब मात्रा से है। किससे है? मात्रा से है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स। इस पर डिपेंड करेगा, a माइनस एक्स पर डिपेंड करेगा। dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? k a माइनस एक्स के क्या है? ये को लिखते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हिंदी में कहते हैं वेग नियतांक भाई, हम लोग इसे वेग नियतांक बोलते हैं। अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये मात्रा निश्चित होती, ए माइनस एक्स की मान लो 1 ग्राम होती, 2 ग्राम होती, मान लीजिएगा ए माइनस एक्स बराबर क्या है हमारे पास? ए माइनस एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है? 1 ग्राम है मान लीजिएगा आप लोग। तो क्या हो जाता फिर? ये हो जाता dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू 1। ए माइनस की जगह हमने 1 लगा दिया। क्या हो जाता फिर हमारा? dx अपॉन dt इक्वल टू k। ये क्या है? वेग नियतांक है। आपके एग्जाम में कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन आया है, वेग नियतांक क्या होता है? वेग नियतांक क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को लिख के छोड़ाते हैं, dx बटे dt इक्वल टू k, और लिख देते हैं ब्रैकेट में k बराबर वेग नियतांक। सर ने फॉर्मूला तो नहीं पूछा आपसे? क्या पूछा सर ने आपसे? व्हाट इज रेट कांस्टेंट? वेग नियतांक क्या है? ये तो हमको पता पड़ेगा कि वेग नियतांक कैसे दर्शाया जाता है। और एक रासायनिक क्रिया में पहला वेग नियतांक k1 होगा, दूसरा क्या होगा? k2 होगा, तीसरा k3 हो सकता है। आपको बताना है अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्थिर ताप पर
परिवर्तित सूक्ष्म मात्रा स्थिर ताप पर परिवर्तित सूक्ष्म मात्रा और सूक्ष्म समय स्थिर ताप पर परिवर्तित सूक्ष्म मात्रा और सूक्ष्म समय के अनुपात को वेग नियतांक कहते हैं और इसे कैसे दर्शाते हैं? बात समझ आ गई? क्या बोला मैंने आपसे? स्थिर ताप पर परिवर्तित सूक्ष्म मात्रा और सूक्ष्म समय के अनुपात को वेग नियतांक कहते हैं और इसे कैसे दर्शाते हैं हम लोग? यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसको बंद कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा आप लोग।